इसरो ने GSLV F-15 के सफल प्रक्षेपण से रचा इतिहास। NVS-02 को पृथ्वी की कक्षा में किया स्थापित। GSLV F-15 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला बना 100वां मिशन। गुइलेन बैरो सिंड्रोम ने महाराष्ट्र में बढ़ाई चिंता। पुणे में मिले 100 से अधिक मामले। रियर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है गुइलेन बैरे सिंड्रोम। उत्तराखंड ने कानून व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव। राज्य में लागू किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। मिशन के तहत खर्च किए जाएंगे 16,300 करोड़ रुपए। क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में आत्मनिर्भर होगा भारत। उदयपुर और इंदौर को मिली वैश्विक पहचान। यूनेस्को ने किया इन शहरों को वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल। वेटलैंड्स की सुरक्षा और देखरेख करते हैं शहर। हाल ही में रॉकेट GSLV F-15 का उपग्रह NVS-02 के साथ एकीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। यह रॉकेट NVS-02 उपग्रह से लैस 29 जनवरी को लॉन्च किया गया। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि यह श्रीहरिकोटा की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला 100वां मिशन है। बता दें कि NVS-02 भारत की नई पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों में से दूसरा उपग्रह है जो नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम का हिस्सा है। NVS-02 नाविक की सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसका उपयोग नेविगेशन, कृषि, आपातकालीन सेवाओं, बेड़े प्रबंधन और मोबाइल डिवाइस लोकेशन के लिए किया जाएगा। यह उपग्रह 3 आवृत्ति बैंड L1, L5 और S पर काम करेगा। इसमें सटीक समय का निर्धारण करने के लिए एक विशेष रुबिडियम परमाणु घड़ी का प्रयोग किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि नाविक भारत का एक क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है जो उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, गति और समय की जानकारी प्रदान करता है। यह सिस्टम भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में काम करता है। इसकी सीमा भारत से 1500 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। वहीं वर्तमान में 4 प्रमुख वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणालियां हैं। इनमें अमेरिका का GPS, रूस का ग्लोनास यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, चीन का BeiDou और यूरोपीय संघ का गैलीलियो शामिल है। इसके अलावा जापान का क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम यानी QZSS है। हाल ही में महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम से पहली संदिग्ध मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही पुणे में इस बीमारी के कुल मामले 101 तक पहुंच गए हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का कारण बन गई है। बता दें कि गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से नर्व सिस्टम पर हमला करती है। यह विशेष रूप से परिधीय नसों को प्रभावित करता है जो मांसपेशियों में कमजोरी या लकवे का कारण बन सकता है। इसके प्रारंभिक लक्षणों में झंझनाहट, सुन्नता और पैरों या हाथों में कमजोरी का महसूस होना शामिल है। यह कमजोरी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकती है। इससे गंभीर मामलों में सांस लेने की कठिनाई और चेहरे की मांसपेशियों को भी प्रभावित करना शामिल है। इस विकार का मुख्य कारण प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया अक्सर वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के बाद देखने को मिलती है। फ्लू, जीका वायरस या कैंपिलोबैक्टर संक्रमण इसके ट्रिगर हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस बीमारी का उपचार प्लाज्मा एक्सचेंज और इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी से किया जाता है। प्लाज्मा फेरेसिस के जरिए रक्त से हानिकारक एंटीबॉडी को निकाला जाता है। वहीं इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी उपचार में प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है। फिजिकल थेरेपी और पुनर्वास भी मांसपेशियों की कार्यक्षमता बहाल करने के लिए उपयोगी होते हैं। हाल ही में उत्तराखंड UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 के चुनावों में दोबारा सत्ता में आकर अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान UCC लागू करने की घोषणा की थी। वादे के मुताबिक मार्च 2022 में उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC के लिए एक विशेषज्ञ पैनल के गठन को मंजूरी दी। यह पैनल सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2024 में राज्य सरकार को सौंपी, जिसके आधार पर UCC उत्तराखंड 2024 एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट अनुसूचित जनजातियों और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा। बता दें कि उत्तराखंड के बाहर रहने वाले निवासी भी UCC के दायरे में आएंगे। उत्तराखंड का UCC एक्ट विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों से संबंधित
कानूनों को नियंत्रित और रेगुलेट करेगा। इसके तहत विवाह केवल उन व्यक्तियों के बीच ही हो सकते हैं जो विशिष्ट कानूनी मानदंडों को पूरा करते हैं। इन मानदंडों में दोनों पक्षों का मानसिक रूप से सक्षम होना और पुरुषों के लिए 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु शामिल है। इसके अलावा अधिनियम के लागू होने के बाद सभी शादियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाह पंजीकरण के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों की विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने NCMM यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन में 16,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। इस मिशन का मकसद क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं इसमें वैल्यू चेन की सभी श्रृंखलाएं यानी खनिजों की खोज, माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग करना शामिल होगा। बता दें कि खान मंत्रालय ने साल 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एवं MSMEs में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए S&T प्रिज्म कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मकसद रिसर्च और डेवलपमेंट एवं व्यवसायीकरण के बीच गैप को भरने के लिए स्टार्टअप और MSMEs को वित्त पोषित करना है। जानकारी के लिए बता दें कि क्रिटिकल मिनरल का मतलब ऐसे खनिजों से है जिनकी सप्लाई में रुकावट आने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो। दरअसल इनका उपयोग उच्च तकनीक वाले उत्पादों में किया जाता है। साथ ही इनका प्रयोग ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी विंड टर्बाइनों और बिजली नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाता है। ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, नाओबियम, गैलियम, कोबाल्ट, कैडमियम जैसे खनिज इस लिस्ट में शामिल हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इस परियोजना की अनुमति पनबिजली उत्पादन क्षमता 11,000 मेगावाट होगी, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गौरतलब है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह परियोजना चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बड़े डैम के जवाब में प्रस्तावित है। बता दें कि चीन के ब्रह्मपुत्र पर निर्माण कार्य से जल प्रवाह में बाधा आ सकती है, जिससे भारत और बांग्लादेश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सियांग नदी पर यह डैम बनाने की योजना भारत के लिए न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता बल्कि रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यह परियोजना जल प्रवाह पर नियंत्रण के साथ साथ बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करेगी। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से प्रवाहित होती है और भारत में प्रवेश करते ही सियांग नदी कहलाती है। भारत में ये नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। जब ये नदी असम के मैदानों में पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने उदयपुर और इंदौर को दुनिया के वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया है। यह मान्यता उन शहरों को दी जाती है जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन को महत्व देते हैं। इन नए शहरों के जुड़ने के साथ ही दुनिया में वेटलैंड शहरों की संख्या 31 हो गई है। गौरतलब है कि इंदौर और उदयपुर इस सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर हैं। यह दर्जा वेटलैंड्स के नजदीक रहने वाले शहरों को दिया जाता है, जो इन शहरों को वेटलैंड्स के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बता दें कि वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मिट्टी साल भर या साल के किसी समय में पानी से कवर रहती है। यह स्थानीय निवासियों की आजीविका का जरिया बन सकती है। इसके जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और साथ ही आपदा को रोकने में मदद मिल सकती है। यह बाढ़ की घटनाओं में भी कमी लाती है तथा तटीय इलाकों की रक्षा भी करती है। इसके अलावा प्रदूषक को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका मकसद आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इस संधि पर साल 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट्स मौजूद हैं। हाल ही में तंजानिया के दार एस सलाम में अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन मिशन 300 के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि मिशन 300 विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा संचालित एक पहल है। इस शिखर सम्मेलन में 12 अफ्रीकी देशों ने अपने राष्ट्रीय ऊर्जा समझौतों का अनावरण किया। साथ ही इसमें ऊर्जा पहुंच की कमी को दूर करने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए लक्षित रणनीतियां प्रस्तुत की गई। इनका उद्देश्य सभी के लिए ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। बता दें कि शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले 12 देश हैं
चाड, आइवरी कोस्ट, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, जाम्बिया और तंजानिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार नाइजीरिया और उप सहारा अफ्रीका के अन्य देशों में 80% आबादी ऐसी है जिसके पास बिजली की पहुंच नहीं है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में तेल संकट के बाद हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के तहत कार्य करता है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं। इसका प्रमुख प्रकाशन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ऊर्जा प्रवृत्तियों और भविष्य की नीतियों की व्यापक जानकारी प्रदान करता है। बीते दिनों 23 जनवरी 2025 को लद्दाख के लेह में 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं दी। बता दें कि ये खेल 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। इसका पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में और दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। इस आयोजन का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और पर्यटकों को आकर्षित करना है। गौरतलब है कि खेलों के लद्दाख चरण में 428 एथलीटों सहित कुल 594 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। लद्दाख में आयोजित होने वाले इस खेल में 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सेना और ITBP जैसी संस्थागत टीमें शामिल हैं। खेलों के पहले दिन NDS स्टेडियम और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में IS हॉकी मैच आयोजित किए गए। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत वर्ष 2020 में युवा प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी। इस पहल के तहत देश भर में खेल संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, जिसमें लद्दाख में खेलो इंडिया केंद्र और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जलवायु संकट के कारण हर 7 में से एक छात्र की शिक्षा बाधित हुई। बता दें कि यूनिसेफ ने 24 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर लर्निंग इंटरप्रेटेड ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल डिसरप्शन इन 2024 रिपोर्ट जारी की। यह अध्ययन दिखाता है कि बाढ़, तूफान और सूखे जैसे जलवायु खतरों ने लाखों बच्चों के स्कूलों को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे उनकी शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यूनिसेफ के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण 40 करोड़ से अधिक बच्चों को उच्च जोखिम वाली स्थितियों का सामना करना पड़ा। 2024 में बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं ने 2.2 करोड़ बच्चों के स्कूलों को क्षति पहुंचाई। शिक्षा को इस संकट से बचाने के लिए हरित स्कूलों और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बच्चों के कल्याण और विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। यूनिसेफ मुख्यतः शैक्षिक योगदान पर आधारित है और इसका बजट 2024 में लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह संगठन सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल ही में जॉर्जिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह उपलब्धि जॉर्जिया की दशकों की मेहनत और प्रभावी स्वास्थ्य नीतियों का परिणाम है। बता दें कि जॉर्जिया ने 1960 के दशक में मलेरिया पर नियंत्रण पाया था, लेकिन 1990 के दशक में इसके कुछ मामलों की पुनरावृत्ति हुई। अब लंबे समय के प्रयासों के बाद देश ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को लगातार 3 वर्षों तक स्थानीय रूप से मलेरिया के मामलों से मुक्त होना चाहिए। साथ ही मलेरिया की रोकथाम और निगरानी के मजबूत उपाय सुनिश्चित करने होते हैं। जॉर्जिया इस मानक को पूरा करने वाला 42वां देश बन गया है। बता दें कि मलेरिया एक घातक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। यह परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WHO का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। रॉकेट NVS-02 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत की नई पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों में से पहला है। 2. यह नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन सिस्टम का हिस्सा है। 3.
इसमें सटीक समय का निर्धारण करने के लिए रुबिडियम परमाणु घड़ी का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक दुर्लभ ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है। 2, इसका संक्रमण शरीर में वायरस या बैक्टीरिया से होता है। 3, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। 2, यह मिशन केवल एक खनिज लिथियम पर केंद्रित है। 3, इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2, इस पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। 3, वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट्स मौजूद हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। 2, इसकी स्थापना वर्ष 1974 में तेल संकट के बाद हुई थी। 3, यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के तहत कार्य करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 2024 में उन्होंने टेस्ट मैचों में 14.92 की औसत से 71 विकेट लिए, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा उस वर्ष में सर्वाधिक थे। गौरतलब है कि 2024 में बुमराह एक साल में 70 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए। उनसे पहले रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और कपिल देव ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 8 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। बीते दिनों 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। यह झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर आधारित थी। यह झांकी महाकुंभ मेले की भव्य परंपरा और विकास को दर्शाती है। इसके अलावा मार्चिंग दलों में जम्मू कश्मीर राइफल्स को सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जनजातीय गौरव वर्ष थीम पर आधारित झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की नई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया। यह स्वचालित प्रणाली जमीनी और हवाई सेंसरों से प्राप्त सूचनाओं को एकीकृत करके युद्ध क्षेत्र की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है। संजय का विकास भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली को मार्च से अक्टूबर 2025 के बीच सभी परिचालन ब्रिगेड डिवीजन और कोर में 3 चरणों में शामिल किया जाएगा। संजय के उपयोग से कमांडरों को नेटवर्क केंद्रित वातावरण में पारंपरिक और उप पारंपरिक अभियानों में बेहतर संचालन की सुविधा मिलेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी पुण्यतिथि हर साल 30 जनवरी को मनाई जाती है। यह दिवस भारत में उन लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया था। गौरतलब है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान दिया जाता है और उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वास्तुकार माना जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में 2.2 बिलियन से अधिक लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, जिसके कारणों में वंशानुगत रेटिनल रोग शामिल है। बता दें कि ये वंशानुगत रेटिनल रोग को रेटिनल डिस्ट्रोफी भी कहा जाता है। ये मनुष्यों में विकारों का सबसे आनुवांशिक रूप से विविध समूह है। ये फोटो रिसेप्टर्स या रेटिनल पिगमेंट
एपिथेलियम के असामान्य विकास या शिथिलता के कारण होते हैं। वे रेटिना के कार्य के लिए जिम्मेदार 300 से अधिक जीनों में उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इन्हें विभिन्न पैटर्न में विरासत में प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड और कम सामान्यता माइटोकॉन्ड्रियल और डायजेनिक वंशानुक्रम शामिल है। हाल के दिनों में एआई को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। दरअसल चीन ने एआई प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए डीपसीक V3 और डीपसीक R1 नामक 2 नए एआई मॉडल विकसित किए हैं। ये मॉडल वैश्विक एआई परिदृश्य में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं और अब वे ChatGPT सहित अन्य अग्रणी एआई प्रणालियों के बराबर प्रदर्शन करने में सक्षम है। डीपसीक एक निःशुल्क एआई संचालित चैटबॉट है, जिसे चीनी उद्यमी लियांग वेनफेंग द्वारा स्थापित कंपनी ने विकसित किया है। इस मॉडल को ओपन एआई जैसे उद्योग अग्रणी एआई मॉडल की लागत का एक छोटा हिस्सा खर्च करके बनाया गया है। हाल ही में उत्तरी अमेरिका और केन्या के शोधकर्ताओं ने विक्टोरिया झील के विनाम खाड़ी में साइनोबैक्टीरिया का आनुवांशिक सर्वेक्षण पूरा किया। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, मीठे पानी और समुद्री वातावरण में घने और कभी कभी विषाक्त रूप धारण कर लेते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं और जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं। साथ ही तथा मनुष्य, पशुओं और जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। बता दें कि विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित 3 देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमाओं तक फैली है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर सिस्टम, डिवाइस और कंपोनेंट गुड्स आदेश 2025 जारी किया है। यह सोलर पीवी मॉड्यूल तथा इन्वर्टर की गुणवत्ता का नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि यह आदेश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत जारी किया गया है। BIS अधिनियम 2016 में एक राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि गुड्स, आर्टिकल्स, प्रोसेस आदि के मानकीकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन संबंधी गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास किया जा सके। यह मौजूदा सोलर फोटोवोल्टिक्स सिस्टम, डिवाइस और कंपोनेंट गुड्स अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं आदेश 2017 को संशोधित करता है तथा उसकी जगह लेता है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।